बीए भाग प्रथम वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम आदिकालीन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आदिकाल का संक्रमणकालीन साहित्य विषय वस्तु, नाना प्रवृत्तियों तथा काव्य रूपगत संपदा का की विविध पद्धतियों की दृष्टि से वस्तुतः विविधमुखी है। कथ्य एवं शिल्प विधान के दृष्टिकोण से इस काल का साहित्य अपने समकालीन संस्कृत साहित्य से निश्चयतः आगे रहा है। इसमें से एक ओर जहां नाना संप्रदायगत धर्म व वैराग्य का विवेचन हुआ है, वहां दूसरी ओर इसमें श्रृंगार रस की अजस्र धारा अदम्य वेगमयी वीर रस की जीवंत धारा से संवेद होता दिखाई पड़ती है। साथ साथ इसमें जनमानस की आवश्यकता के पूर्ति कारक लोकानुरंजनकारी साहित्य का प्रणयन हुआ है। राजाश्रय, लोकाश्रय तथा धर्माश्रय में प्रणीत आदिकालीन साहित्य ने आगामी हिंदी साहित्य के लिए एक सशक्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दी है। इन साहित्य का विषयगत शिल्प विधानगत प्रवृत्तियों के विकास की दृष्टि से निम्न बिंदुओं के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकालीन साहित्य और पूर्व परंपरा। हम पहले संकेत कर चुके हैं कि हिंदी का आदिकालीन साहित्य संक्रमणकालीन साहित्य है। यह संस्कृत व अपभ्रंश भाषा के साहित्यों के समानांतर प्रणीत हुआ, अतः इसका समसामयिक काव्य धाराओं और तत्संबंधी पूर्ववर्ती काव्य परंपराओं से प्रभावित होना अनिवार्य था। कदाचित इसी प्रभावाधिक्य को लक्षित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अपभ्रंश साहित्य का बढ़ावा कहा है। छंद, काव्यात्मक रूप, विषय वस्तु, काव्य रूढ़ियों और परंपराओं की दृष्टि से इस काल का साहित्य अपभ्रंश साहित्य के प्रचुर मात्रा में प्रभावित हुआ है। किंतु इसका अर्थ कदापि नहीं है कि इसमें पूर्ववर्ती काव्य तत्कालीन परंपराओं का मात्र अनुपालन ही हुआ है। इसके विपरीत उस समय की प्राणवान हिंदी भाषा में तत्कालीन प्रबुद्ध चेता हिंदी साहित्यकार की विकासोन्मुख प्रतिभा का सम्यक उन्मेष हुआ है, जिसने भावी हिंदी साहित्य की नानाविध परंपराओं के लिए एक सुनियोजित मार्ग को प्रशस्त किया। द्वितीय बिंदु है कथ्य प्रतिपादन। इस साहित्य का सुसृजन एक व्यापक पटभूमि को आधार बनाकर हुआ। इसमें नाथों, सिद्धों व जैन संप्रदायों की सात्विक धर्म मनोवृत्ति का विशद चित्रण हुआ। रासो काव्य तथा अन्य श्रृंगार परक ग्रंथों में श्रृंगार रस की सहज सरलता व हृदयगामी सहिष्णुता विद्यमान है। तत्कालीन वीर गाथाओं में जहां वीर रस की उच्छल कल्लोलिनी है, वहां उनमें आश्रय दाताओं का उद्दाम यशोगान भी है। खुसरो आदि कवियों का लोकानुरंजनकारी साहित्य अविस्मरणीय है। इस काल के कलाकार ने जीवन के जिस भी पक्ष को लिया, उसके साथ अपना पूरा तादात्म्य स्थापित करते हुए उसे मूर्तिमान कर दिया। फिर तृतीय महत्वपूर्ण बिंदु क्रमात्मक प्रवृत्त्यात्मक विकास के बारे में हम बात करते हैं।
इस काल के साहित्य में चित्रित काव्यात्मक प्रवृत्तियां आगामी हिंदी साहित्य में क्रमशः उत्तरोत्तर विकसित हुई। आदिकाल के साहित्य में नारी के प्राकृत श्रृंगार से लेकर उसके मानसिक सौंदर्य तक पहुंचने की प्रवृत्ति प्रबल वेग से उभरी। प्रेम काव्यों की कथानक रूढ़ियों व परंपराओं का परंपरागत वर्णन, जैसे नक्सिक, दूती संप्रेषण, संदेश या कामलेख का भेजना, प्रेमी प्रेमिका के मिलन, दैवीय शक्ति का हाथ, नायक नायिका का किसी मंदिर अथवा खंडर में मिलन आयोजन, संवादों के रूप में शुक सुकी तथा सारिका आदि का प्रयोग तथा उसके द्वारा प्रेम के रहस्य का उद्घाटन, स्वकीया व परक्रिया के प्रेम के नाना प्रकारों का चित्रण तथा प्रेम काव्यों में विद्यमान अन्य अनेक काव्य रूढ़ियों का नियोजन आदि। भक्ति व रीतिकाल के साहित्य में विद्यापति के माध्यम से श्रृंगार प्रवृत्तियों का संवेग प्रस्फुटन एक ऐतिहासिक सत्य है। रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां श्रृंगार की प्रधानता, आश्रयदाताओं का प्रशस्तिमान, नारी का नक्सिक वर्णन, अलंकरण प्रियता, मुक्त काव्योचित नाना छंदों का उपयोग आदि पर उक्त काल के साहित्य का क्रमागत परंपरा प्रभाव स्पष्ट है। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य की सम्यक अवधारणा के लिए आदिकाल के सिद्धों और नाथों की वैचारिक मान्यताओं का पुष्टाख्यान आवश्यक है। आदिकाल में रचित धार्मिक चरित्र काव्यों व कथाओं ने जायसी और तुलसी की सृजन प्रक्रिया व कृतियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित किया है। मध्यकालीन हिंदी साहित्य की मूल केंद्र बिंदु नारी अपनी नाना भूमिकाओं में आदिकाल के जैन रासों व लोक साहित्य से किसी न किसी रूप से प्रभावित होती है। फिर अगला बिंदु काव्यों में उपनाम लेखन। काव्य या कवितांश के अनुकरण की आशंका से काव्य में कदाचित उपनाम लेखन की प्रथा का प्रचलन हुआ होगा। यह प्रथा मध्यकालीन भारतीय साहित्य की सभी भाषाओं के काव्यों में दृष्टिगोचर होती है। उर्दू साहित्य में तो अद्यावधि में भी इसका प्रचलन है। हिंदी साहित्य के आदिकालीन काव्यों तथा अपभ्रंश साहित्य के काव्यों, विशेषतः मुक्तक काव्य में कवि के नाम उपनाम उल्लेख की प्रथा भी मौजूद थी। हिंदी में इस प्रथा का पालन भक्तिकाल और रीतिकाल के साहित्यों में दृढ़तापूर्वक हुआ है। तो ये कुछ बिंदु है जिनके आधार पर हमने आदिकाल की साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा। आगे की अन्य प्रवृत्तियों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।